नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुर्खियां अखबार की के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के कांग्रेस पर किए गए हमले को लेकर के करेंगे। दरअसल नफरत की दुकान पर मोहब्बत का बोर्ड लगा करके लोगों को धोखा दे रही है कांग्रेस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। तो एक बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल आपको याद होगा कि बीते कल जम्मू कश्मीर और साथ ही हरियाणा दोनों जगहों के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दौरान मंच से जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे लोगों को, उस वक्त कांग्रेस को जमकर के घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डोडा में आयोजित विजय संकल्प रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही निशाना साधा। बिल्कुल देखिए, और इस खबर को दैनिक जागरण अखबार में तरजीह दी गई है। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ये आप हेडलाइन देख सकते हैं, नफरत की दुकान पर मोहम्मद का बोर्ड लगाकर घूमती है कांग्रेस। और ये बयान पहली बार नहीं दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, या कह सकते हैं विपक्ष के खिलाफ, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। आखिर लिखा क्या गया है विस्तार से आपको वो बताते हैं। देखिए, डोडा में राहुल पर निशाना साधा और साथ ही में कांग्रेस को बताया अरबसलवाद रूपा। और क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी बनाने जा रहा है आतंक पर लिए वैगन पर को टिकट देना जम्मू कश्मीर के हमारे को नेता पीडीपी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 वापस लाने खानदान छीन लेना चाहते हैं। लोगों का मतदान का हक जो है वो छीनना चाहते हैं। वहीं 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हक पर पाबंदी लग जाएगी। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो, इसलिए बीते 5 साल में हमने यहाँ बहुत सारे नए स्कूल और कॉलेज भी बनवाए हैं। और खड़गे के बयान पर कहा, विपक्ष को जेलना ही कांग्रेस एंड। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कही। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर आप भारतीय क्षेत्र में भी बीजेपी बनी कि हाल लेंगे, आतंकवाद को समाप्त करेंगे। सर तो बिल्कुल देखिए, कश्मीर के सामने है कि अक्टूबर होना है 15 और 1 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को नतीजा है। उसके पहले लाजमी एक चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा तमाम की ओर से। और इस कल नरेंद्र क्षेत्र पहुंचे थे भी उसके नजदीक, और विजय रैली गई बीजेपी। इस दौरान संबोधित कर किस तरीके से 2014 के बाद वो तमाम विपक्ष नाम लिए गांधी पर भी निशाना साधा, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा है। और साथ ही ये कहा है कि धोखा देने वाली पार्टी है, क्योंकि दावा तो किया जाता है कि मोहब्बत की दुकान उनकी ओर से चलाई जा रही है, लेकिन इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, ये इसका फर्क आपको खुद समझने की जरूरत होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये भी समझाने की कोशिश की लोगों को कि नफरत की दुकान वो चला रहे हैं, लेकिन बोर्ड सिर्फ मोहब्बत के नाम का लगाया हुआ है। यानी कि कांग्रेस पूरी तरह नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से शांति एक बार फिर से बहाल होने पाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी भी कश्मीर को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। क्योंकि आपको याद होगा जिस वक्त गठबंधन हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आखिर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मैनिफेस्टो में तो इस बात का जिक्र कर दिया गया कि वो 370 की दोबारा से बहाली करेंगे, 35A को दोबारा से लाएंगे। लेकिन जैसे स्थितियां पहले थी, इसके लागू होने के कारण अगर जब से इसे हटाया गया है, बदलाव हर किसी ने देखा है, विकास देखा है। लेकिन क्या कांग्रेस वाकई चाहती है कि दोबारा से हम उसी काल में लौट जाए जब आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम सीमा पर हो और इसी को लेकर के हमलावर होते हुए नजर आए प्रधानमंत्री? बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं आतंकवाद का जिक्र किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवारवाद का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। पीडीपी हो, एनपी हो या फिर कांग्रेस हो, साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये वो तमाम पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देती है और अपने परिवार के सदस्य को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी रैली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर हमला बोला और लोगों को झूठ और धोखे की राजनीति से बचने की नसीहत प्रधानमंत्री ने दी है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम न लेते हुए कहा, ये लोग नफरत की दुकान पर मोहम्मद का बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं। तो मोहब्बत का ही बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं, ऐसा कहा है पीएम मोदी ने।
तो अब इसी के साथ देखिए खबरों में हम आगे भी बढ़ेंगे और भी कई खबरें हैं और उन पर भी हम लगातार आपको जानकारी देंगे। तो क्योंकि सुर्खियां अखबार की हमारा ये कार्यक्रम इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम इस वक्त आपको जानकारी दे रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री जब डोडा गए थे तो उन्होंने निशाना साधा था। लेकिन इस बीच एक और खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक नन्हा मेहमान आया और उसे गोद में लिए दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बिल्कुल, और कल ये वीडियो आप यकीन मानिए सोशल मीडिया पर सर भी इतना वायरल हुआ कि लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पॉजिटिव रिस्पांस काफ़ी अच्छा था और लोग जो है वो इस बछड़े को काफ़ी प्रेम दे रहे थे, काफ़ी स्नेह दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाय पालने का शौक है, उनके पास गाय भी है और उन्हीं की एक गाय का ये बछड़ा हुआ जिसे वो अपने साथ अपने घर में घुमाते नजर आए, अपने साथ अपने मंदिर के पास ले गए। मंदिर के पास ले जाकर बछड़े को उन्होंने बछड़े के साथ मिलकर पूजा भी किया और कुछ देर बाद बछड़े के गाल पर चूमते, दुलारते, पुचकारते नजर आए। और यकीन मानिए वीडियो काफ़ी प्यारा था, काफ़ी खूबसूरत। ये देखिए तस्वीर में आप देख भी पा रहे होंगे कैसे जो बछड़ा है वो पीएम मोदी को चूम रहा है। तो बिल्कुल देखिए ये नन्हा मेहमान, हम इसी का जिक्र कर रहे थे। दरअसल यही वो नन्हा मेहमान है जिसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर किया और इस नन्हे मेहमान का नाम रखा गया दीप ज्योति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही नाम रखा गया है। अमर उजाला की ये कटिंग हम आपको दिखा रहे थे। अमर उजाला के फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है क्योंकि बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर हम इसे कह सकते हैं, बेहद स्नेहपूर्ण ये तस्वीर है क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदेश जारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशवासियों को कि चाहे आप क्यों ना मतलब जानवरों का अगर जानवरों की तरफ से भी जब प्रजनन की जो एक प्रोसेस रहता है और जब वो पूरी तरीके से समाप्त होता है और एक नए जीवन का उत्पन्न होना होता है तो उस दौरान हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लाड और स्नेह जानवर भी करते हैं अपने बच्चों को। और इसी तरीके से हम अपने इंसानी बच्चों के साथ साथ में उन जानवरों के बच्चों के साथ में भी इसी प्रकार से स्नेह रखें। और ये एक संदेश देने की कोशिश इस कारण भी है क्योंकि मवेशियों को लेकर के खास तौर पर आपने आए दिन कुछ ना कुछ खबरें जरूर सुनी होगी, लेकिन इसी तरीके का स्नेह हमेशा से मवेशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और खासतौर पर जब गायों का जिक्र आता है तो इस दौरान हमने ये भी देखा, इससे पहले भी आपको याद होगा कि पुनु नाम के गाय आती है जो कि वो बिल्कुल ही छोटे साइज में होते हैं, लेकिन उनको भी किस तरीके से प्यारते और पुचकारते नजर आए थे। और ब्रीड्स का भी उन्होंने जिक्र किया था कि अगर आप भी ऐसी गायों को पालना चाहते हैं, साथ ही साथ न केवल सिर्फ उनको दुग्ध के लिए इस्तेमाल कीजिए लेकिन आप उनकी सेवा सत्कार भी कर सकते हैं क्योंकि गायों के भीतर हिंदू धर्म के मुताबिक यह माना जाता है कि हमारे 36 कोटि के देवी देवता विराजते हैं और अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो फिर आपको उसका फल भी मिलता है। और देखिए हमारे पीछे आप वो वीडियो भी देख पा रहे होंगे, हालांकि सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियो जरूर देख लिया होगा अब तक, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो वो खूबसूरत वीडियो आपको न्यूज़ इंडिया अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। इसमें आप देखेंगे कितने प्यार से और कितने आराम से ये बछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा हुआ है जिसे वो दुलारते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के घर एक नन्हा मेहमान आया है और पीएम मोदी उसे गोद में लेकर प्यार करते दुलारते भी नजर आए। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर इस नन्हे मेहमान की फोटो वीडियो सामने आई है। दरअसल पीएम आवास परिसर में गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया और बछड़े से पीएम का खास लगाव नजर आ रहा है। अपने मंदिर तक उसे लेकर चले गए और दुलारा, पुचकारा और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बछड़े का नाम दीप ज्योति रखा है। जी हाँ, क्योंकि उसके मस्तक पर दिए जैसा निशान है, इसलिए पीएम मोदी ने खुद इस बात को लिखकर खुद इस बात को पोस्ट किया है एक्स पर कि उनके घर पर नन्हा मेहमान आया है जिसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गौ सर्व सबके सामने है और नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग में पुंगनूर नस्ल की गाय पली हुई है जिसने एक बछड़े को जन्म दिया है और इसका उल्लासपूर्वक स्वागत करते हुए उन्होंने एक्स पर फोटो और वीडियो साझा किया और लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावः सर्वसुख प्रदाः।
लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिसर में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह बना हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का और बताएंगे आपको केजरीवाल ने मंदिर में दर्शन किया। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंदिर पहुंचे हैं। आज पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि बीते कल तस्वीर आपने देखी होगी, आम आदमी पार्टी की ओर से जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत दी गई अरविंद केजरीवाल को, तो इसके बाद अगले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उनके साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल, पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान गौरव भारद्वाज हो या फिर मनीष सिसोदिया, वो भी उनके साथ वहां मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी। अब तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है, लेकिन अपने आप में ये भी एक बड़ी खबर है, तो इस खबर को तमाम अखबारों में जगह दी गई है। ये देखिए, ये आप देख पाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां जाकर पूजा अर्चना की है। चुनरी ओढ़े नजर आ रहे हैं सीएम केजरीवाल और ये चुनरी उन्हें हनुमान मंदिर से ही प्राप्त हुई है जब वो वहां पूजा करने पहुंचे। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर अखबार में किस चीज का जिक्र किया गया है, किन बातों को बोलते हुए उन पर जोर दिया गया है। देखिए, दिल्ली सरकार में कामकाज को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को काम करने पर रोक नहीं लगाई है। जमानत की शर्तों पर बीजेपी झूठ फैला रही है। संजय सिंह ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मुख्यमंत्री का एक भी काम नहीं रुक सकता और केजरीवाल दिल्ली वालों के सारे काम करेंगे, इसलिए बीजेपी झूठ फैलाना बंद करे। सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाने वाली किसी भी फाइल पर मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर करने से नहीं रोका है। उन्होंने कहा है कि क्या बीजेपी के लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, सारे मंत्री अपना अपना काम करते हैं और अपनी अपनी फाइलों पर खुद साइन करते हैं। अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पर साइन करते हैं जो अप्रूवल के लिए उनके पास होती हो या फिर फाइलें एलजी के पास जाएंगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साइन करने से नहीं रोका है। संजय सिंह ने कहा कि दरअसल बीजेपी इसलिए झूठ फैला रही है क्योंकि वो दिल्ली वालों की मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की बस यात्रा को रोकना चाहती है। बिल्कुल, तो देखिए, जिस दौरान संकट मोचन मंदिर पहुंचे थे, यानी कि जो प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में दिल्ली के, वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो सबसे पहले पुजारी की ओर से भी उनका स्वागत किया गया। मंदिर में पुजारी ने इस दौरान उन्हें गदा भेंट की और उसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ाई और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमेशा से इस मुद्दे को उठाते रहे या फिर पूरी बीजेपी पार्टी रही हो, और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से बार बार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जाती रही है। बीजेपी इससे पहले भी इसको लेकर के कई सवाल उठा चुकी है कि चाहे वो कितने भी मंदिरों में माथा टेक ले, जो ईमानदारी का तबका लेकर के कल तक चल रहे थे, अब तो वो जेल से बाहर आए हैं तो सिर्फ आरोपी ही जेल जाया करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई जरूर होगी तभी उन्हें जेल के पीछे जाना पड़ा। हालांकि इसको लेकर भी जब अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर आए तो इसको लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है, जिन लोगों ने मेरे उस अटूट विश्वास, उस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, जिन्होंने मुझ पर कई आरोप मढ़े हैं ताकि मेरा हौसला टूट जाए, लेकिन उन जेल के 4 दीवारों के भीतर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा हौसला और बुलंद हुआ है। यानी कि उन्होंने इसे भी चैलेंज के तौर पर देखा है और साथ ही ये भी कहा है कि अब वो इस आगे की लड़ाई में और ज्यादा बुलंद होकर के अब आगे बढ़ेंगे और साथ ही पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। और इसी के तहत में संकट मोचन हनुमान मंदिर जिस दौरान वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से भी आशीर्वाद ली, प्रार्थना की है ताकि इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की ईमानदारी बरकरार रहे, आम आदमी पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और उनका यह मानना है कि भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ में है। और अभी आने वाले चुनाव यानी कि विधानसभा के जो चुनाव है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, दोनों में ही आम आदमी पार्टी की ओर से इस बीच ये जंग भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी नजर आ रही है तैयार। और इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि
दोनों जगहों पर ये पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की रहेगी कि अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी सलाखों से बाहर आ चुके हैं तो अपना संबोधन भी आम जनता के सामने वो रखेंगे और अपनी पार्टी को मजबूती के साथ वो खुद आम जनता के बीच में जाकर के पेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए सुरभि, जब आप मजबूती की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब राहत दी गई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर निकले तो वो अपनी गाड़ी में थे। गाड़ी में जो ऊपर की विंडो है उससे वो बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने सिर्फ 2 बातों पर जोर दिया। सबसे पहली बात कि अगर राष्ट्र के विरोध में विपक्ष की भी आवाज उठेगी तो भी वो उसे रोकने का काम करेंगे, और दूसरी बड़ी बात ये बोली कि वो जेल के सलाखों में रहकर हारे नहीं हैं, थके नहीं हैं, बल्कि वो और मजबूती के साथ बाहर आए हैं और किसी भी कीमत पे अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। और अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर इस बीच शिमला से है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी के बाद अब पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है हिंदू संगठनों का, और ये तस्वीर उसी खबर को लेकर के है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल की राजधानी शिमला के बाद अब प्रदेश भर में मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों में उबाल है और शुक्रवार को मंडी के जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया और शनिवार को कांगड़ा के पालमपुर, शिमला और सुन्नी बिलासपुर के घुमारवी, मंडी के जोगेंद्र नगर और कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि जो नई बनी मस्जिदों की जांच की जाएगी, बढ़ती मुश्किलें और बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या का सत्यापन किया जाए और मस्जिद में बने अवैध ढांचे को जल्द गिराया जाए। बिल्कुल, तो दैनिक जागरण में ये हेडलाइन आप देख रहे होंगे और ये तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश के शिमला के उस दौरान के जिस वक्त हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। ये जानकारी आपको दे दें कि अब तक इस मामले की शुरुआत कैसे हुई, अब तक क्या कुछ हुआ है। दरअसल हिंदू संगठनों की ओर से प्रदेश में मुस्लिमों की बढ़ती संख्या के सत्यापन की मांग की जा रही है और कुल्लू, कांगड़ा और बिलासपुर में कहीं प्रदर्शन तो कहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू संगठनों की ओर से किया गया है और ये कहा गया है कि जो बाहरी लोग हैं हिमाचल प्रदेश में आकर के बसे हैं वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक कई ऐसे लोग सामने आ चुके हैं जिनके ओर से अवैध निर्माण किया गया है। सरकारी जमीनों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके प्रति अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों का यह भी आरोप है कि अगर उनके कोई भी लोग अगर इस तरीके से कहीं पर वो निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान बाकायदा उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता इस वक्त मांग कर रही है कि लगातार ये डेमोग्राफिक चेंजेस हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं और इसके आधार पर हर व्यक्ति का जो कि बाहर से आकर के हिमाचल प्रदेश में बसा है उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि क्या जिन जमीनों पर निर्माण इनके द्वारा करवाए जा रहे हैं या करवा लिए गए हैं, क्या वाकई इनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, क्या जमीन के कागज मौजूद है, क्योंकि ये अवैध तरीके से इन प्रॉपर्टीज पर अपने निर्माण करवा रहे हैं। और इसी के तहत में मस्जिद का मामला संजौली से सामने आया था, जब मस्जिद को 5 मंजिला इमारत में तब्दील कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि ये अवैध है, पूरी तरीके से सरकारी जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया और यहीं से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। और अब देखते ही देखते हिमाचल प्रदेश यानी पूरे हिमाचल प्रदेश में अब इसी को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और जब हम बात कर रहे हैं मस्जिद के अवैध निर्माण की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मस्जिद के लिए 2 जो फ्लोर है वो पहले ही बनाए गए थे। इसके अलावा भी अवैध निर्माण जो है मस्जिद का किया जा रहा था। इसी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से विरोध किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और हिंदू पक्ष की ओर से विरोध करते ही बवाल मच गया और देश व्यापी और जहां लोग आज मौजूद हैं वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ जोड़कर ममता बनर्जी नजर आई हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग पर अड़े डॉक्टर्स तो दूसरी बार भी फेल हुई बातचीत। जी हाँ, और देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है, दिखाते हैं आपको। तो देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों और सीएम ममता बनर्जी के बीच बातचीत जो बुलाई गई थी, यानी जो वार्ता करने के लिए डॉक्टर्स को बुलाया गया था,
ये भी पूरी तरीके से विफल रही। पिछले 33 दिनों से हड़ताल पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी भी डॉक्टर्स काम पर लौटने को तैयार नहीं है और इसी की दरख्वास्त करती हुई नजर आई ममता बनर्जी कि वो काम पर लौटे और साथ ही इस मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, और कार्रवाई बेशक से की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों में डॉक्टरों का मौजूद ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है उन मरीजों के लिए जो अचानक से इमरजेंसी के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि डेडलॉक बिटवीन जूनियर डॉक्टर्स एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट continued on Saturday hour after sign of the thaw had engaged in afternoon, which Chief Minister Mamata Banerjee made an important visit to the protesting medical welcome. देखिए, साफ तौर पर इसमें जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री जिस तरह से निशाना साध रहे विपक्ष पर इस मामले को लेकर, आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर जो हादसा हुआ ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, इस पर तमाम डॉक्टर्स एक ही मांग कर रहे हैं। मांग है अपनी सुरक्षा की कि आखिर उन्हें सुरक्षा सरकार कैसे देगी, और इसी को लेकर मांग की गई थी कि आप किसी भी टेलीविज़न स्क्रीन पर, किसी भी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट कराकर ये ज़रूर दिखाइए कि ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार, और दूसरी तरफ वो आम व्यक्ति जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो आखिर कौन सा जो सुविधा है वो आपको बेहतर लग रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में अगर हम कहें तो ममता बनर्जी के साथ मीटिंग जो है वो बिल्कुल फेल हो गई है, वो सक्सेसफुल मीटिंग नहीं रही। दरअसल देखिए, ममता बनर्जी जिस तरीके से मान मनव्वल करती हुई डॉक्टर्स का नजर आई, उनके सामने हाथ जोड़ करके वो खड़ी रही और साथ ही साथ डॉक्टर्स को मनाती दिखाई दी। इस बीच ये मांग की गई थी डॉक्टर्स की ओर से कि लाइव स्ट्रीमिंग अगर इस मामले की करवाई जाती है वो तभी बातचीत करेंगे, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी की ओर से आमंत्रण भेजा गया डॉक्टर्स को बातचीत करने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बात का हवाला भी दिया कि आप इस बात को समझिए, स्थिति को समझिए, मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, सुओ मोटो संज्ञान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और यही वो कारण है जिस वजह से इसका लाइव प्रसारण नहीं किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर्स की मांग है कि हम केस से जुड़ी हुई कोई भी बातचीत नहीं करना चाह रहे, लेकिन हमें न्याय कब तक मिलेगा इस बात की जानकारी हमें दी जाए। साथ ही साथ अब तक इस केस में क्या कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं, कैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर भी बातचीत होने की बात रखी गई थी डॉक्टर्स की तरफ से। डॉक्टर्स की और भी कई मांगे थी कि उन्हें भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स अपने अस्पतालों के भीतर भी सुरक्षित नहीं है तो वो मरीजों की देखभाल कैसे कर पाएंगे। और इसी को लेकर के जब ममता बनर्जी ने मना कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग करने से, उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जरूर हम बाद में प्रसारित करेंगे, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के अड़े रहे, वो इस बीच नहीं पहुंचे और फिर बीते कल हमने देखा कि कैसे ममता बनर्जी हाथ जोड़कर डॉक्टर्स को मनाती दिखाई दी। बिल्कुल, देखिए, और सीबीआई ने कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल और पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल ये खबर हम आपको बता देते हैं। दरअसल जिस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मामला सामने आया था, जब ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आया था, इसी मामले को लेकर के सीबीआई लगातार शिकंजा कस रही है। पूर्व प्रिंसिपल भी खासतौर पर इस वक्त घेरे में है और गिरफ्तारी को लेकर के अब लगातार इस वक्त मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं संदीप घोष की। तो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ में तमाम बड़े अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और ये हम आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं। और ये अखबार अमर उजाला का है जिसमें इस खबर को जगह दी गई है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये संदीप घोष की तस्वीर, जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, और गिरफ्तार किया गया इस मामले में सीबीआई की ओर से। बिल्कुल, देखिए, सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को अरेस्ट कर लिया है। और इससे पहले डॉक्टर संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज करने से देरी और सबूत गायब करने के आरोप में डॉक्टर संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं अरेस्ट किए गए और अब इस मामले में जो है सीबीआई ने एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओ के पद पर तैनात है।
दरअसल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अगर जानकारी देखिए गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं तो इसके पीछे कई वजहें बताई गई। जैसे कि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जांच में ये पाया कि जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के अगले ही दिन संदीप घोष ने ही सेमिनार हॉल से लगे हुए कैमरों की मरम्मत का आदेश दे दिया। यानी कि जिस दौरान सीबीआई ये खंगालने की कोशिश कर रही थी और सीबीआई ये कोशिशें कर रही थी कि तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए, तो सीसीटीवी फुटेज को ही उन्होंने बदलने के आदेश दे दिए, मरम्मत करने के आदेश दे दिए। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर का शव 9 अगस्त को सेमिनार हॉल से ही मिला था, उसका रेनोवेशन भी करवाया गया। अगले ही दिन घोष ने हॉल से सटे हुए कैमरों के साथ ही टॉयलेट का रेनोवेशन कराने को भी इस संबंध पत्र पर घोष के ही हस्ताक्षर मिले हैं। यहां तक कि एजेंसियों के अधिकारियों का यह भी कहना है कि पत्र से स्पष्ट होता है कि घोष को रेनोवेशन काम कराने की जल्दी थी। ये पत्र दुष्कर्म और हत्या केस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के वित्तीय गड़बड़ी के केस के बीच में कड़ी जोड़ने में मदद कर सकता था, लेकिन उसे पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश पूर्व प्रिंसिपल की ओर से किया गया। और इसमें एसएचओ का नाम यहां सामने आता है, जब एसएचओ अभिजीत मंडल को शनिवार को पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मंडल से 8 बार पूछताछ अब तक हो चुकी, हर बार उनके जवाब अलग ही आए हैं और इसी वजह से सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बार बार बयान बदलने के पीछे की मंशा उनकी क्या है। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हिंदी दिवस पर बोले अमित शाह, कहा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का आ गया है समय। और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। हिंदी दिवस के अवसर पर गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध जताई है और उन्होंने कहा कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के साथ ही 10 से अधिक देशों की दूसरी भाषा बन चुकी है। तो फिलहाल हिंदी दिवस का मौका था और जिस तरीके से हिंदी दिवस को लेकर के लगातार गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक कई प्रयास कर चुके हैं कि किस तरीके से इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन नेशनल लेवल का दर्जा भी इसे प्राप्त हो सके और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक वीडियो भी जारी किया था और इसी दौरान हमने ये देखा कि उन्होंने इस वीडियो में जिक्र किया था कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का अब समय आ चुका है। बिल्कुल, और देखिए ये हम आपको अखबार से खबर दिखा भी रहे हैं। हेडलाइन देखिए, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय अब आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया है। ज़रा फटाफट से आपको पढ़ के बता देते हैं। देखिए, भाषा अधिवक्ता का साधन है, ये जड़ नहीं हो सकती। जिस तरह जीवन में चेतना होती है उसी तरह भाषा में भी चेतना होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे हिंदी भाषा समझ में नहीं आती तो मैं लोगों तक कैसे पहुँच पाता या उनके पैर कैसे छू पाता। मैंने व्यक्तिगत रूप से भाषण दिया है। तो बिल्कुल, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये तक कहा कि जिस तरीके से हिंदी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि तमाम लोगों को अलग अलग राज्यों से जोड़ने की कोशिश करती है और साथ ही साथ कई भाषाओं को भी एक साथ एक सूत्र एक धागे में पिरोने का काम करती है। और इसी वजह से गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि हमारी सरकार और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक श्रेय जाता है कि हिंदी को एक नया जीवन दान दिया गया है। चले तो देखिए, जिस तरह से नए जीवन दान का जिक्र किया गया, उन्होंने कहा कि हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश तैयार किया जा रहा है और अगले 5 और साल में ये दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश होगा। और इस अवसर पर शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग का शुभ आरंभ किया और शाह ने कहा कि आने वाले समय में ये सभी भारतीय भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। तो बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर भी जुड़ी हुई है गृह मंत्री अमित शाह से ही, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा था। आंतरिक सुरक्षा की नई चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया। तो फिलहाल ये हम आपको बता रहे हैं कि गृह मंत्री की ओर से कई अब तक बैठकें इसको लेकर की भी जा चुकी हैं। बिल्कुल, और देखिए बैठकें की जा चुकी हैं बेशक से। और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। साल में ये दुनिया का सबसे बड़ा
शब्दकोश होगा। तो देखिए, नक्सल समस्या, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्व उत्तर के अलगाववाद जैसी आंतरिक सुरक्षा की पुरानी चुनौतियों पर लगाम लगाने में काफ़ी हद तक मिली सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से नई चुनौतियों से निपटने के लिए निर्देश दिए और साथ ही इस सिलसिले में उन्होंने ड्रग्स तस्करी, ड्रोन और ऑनलाइन अपराध जैसी नई समस्याएं हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनने से पहले ही इनसे निपटना होगा। बिल्कुल। तो देखिए, दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है, आंतरिक सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने पर काम करे एजेंसियां। ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तमाम एजेंसियों को निर्देश जारी किया गया। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि नक्सल समस्या, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर के अलगाववाद जैसे आंतरिक सुरक्षा की पुरानी चुनौतियों पर लगाम लगाने में काफी हद तक अब तक सफलता मिल चुकी है, ये गृह मंत्री की ओर से कहा गया। लेकिन उनकी ओर से जांच एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों को भी ये चुनौतियों से निपटने के लिए कहा गया है कि आप पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि अभी आने वाले समय में और चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि नक्सलवाद का सफाया हम करेंगे, लेकिन एक टारगेट हम लेकर के चल रहे कि 2027 तक इसमें हमें सफलता मिल जाए। फिलहाल इसी को लेकर के लगातार देखिए 2047 तक का एक और लक्ष्य रखा गया है कि भारत से पूरी तरीके से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। ये गृह मंत्री अमित शाह पहले भी अपने कई भाषणों में जिक्र कर चुके हैं और इसी को लेकर के एक बैठक भी बुलाई गई थी और जांच एजेंसियों को निर्देश जारी किया गया और ये कहा गया कि आप तमाम निर्देशों का पालन करें, स्ट्रैटेजी तैयार करें और इन चुनौतियों से कैसे निपटना है, क्योंकि मामला जब नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है, देश की रक्षा का सवाल होता है, तो कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन चुनौतियों से कैसे निपटना है, इसके लिए तैयारी हमें अपनी पहले से ही तैयार रखनी होगी। बिल्कुल। देखिए, और सुरक्षा पर रणनीति पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन पुलिस महानिदेशक से पीएम मोदी के 2047 तक भारत को मजबूत और विकसित भारत बनाने के दृष्टिकोण के मुताबिक काम करने की अपील की गई है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर ज्ञानवापी को लेकर है। दरअसल ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। एक बड़ा बयान इसे माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के जिस तरीके से हमेशा ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाता है, इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा, यानी योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो साक्षात शिव है और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि इसे मंदिर से ही जोड़ा जाना चाहिए। इससे पहले भी एक निजी इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ज्ञानवापी ही संस्कृत शब्द से आता है और इसका अर्थ ज्ञान कूप से जुड़ा हुआ है, यानी ज्ञान का कुआं, और आप इसे मस्जिद का नाम कैसे दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण इसे बताया गया है और ये भी कहा है कि ज्ञानवापी को कुछ लोग जिस तरह मस्जिद कहते हैं, वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी ही है। बता दें कि सीएम योगी कल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान कर रहे थे और इसी दौरान यहाँ उन्होंने ये बयान दिया। बिल्कुल। देखिए, और ये हम आपको जो खबर है वो भी दिखाएंगे। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है, ज्ञानवापी मामला, जिस पर फैसले का इंतजार तो आप भी कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द भगवान शिव जी की मूर्ति जो वहाँ पर जिसे वजू खाना बताया जा रहा है उसे साफ किया जाए और वहाँ पर ऐसे कई जगह बना दिए जाए जो कि टूरिस्ट प्लेस हो। चलिए, अब आपको ये खबर ज़रा ध्यान से बताते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को लोग दुर्भाग्य से मस्जिद कहते हैं, दरअसल वो साक्षात शिव हैं। अपने इस बयान की पुष्टि उन्होंने आदि शंकराचार्य के एक प्रसंग से की, जिसमें स्वयं भगवान विश्वनाथ और आपको ज्ञानवापी बताते हैं। लोग बद्रीनाथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विधानसभा में एक संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, देश के 4 कानों पर अत्यधिक स्थिति देश के 4 कोने पर
आध्यात्मिक पीठ की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य जब अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर आगे की साधना के लिए केरल से चलकर वाराणसी पहुंचे तो स्वयं भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा ली। भगवान ने चंडाल वेश में उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। शंकराचार्य ने राज्य से हटने के लिए कहा तो चंडाल ने उनके अद्वैत सिद्धांत की याद दिलाई और जिसमें वो ब्रह्मा के अतिरिक्त सारे संसार में पाया जाता है। तो देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी बातें जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, क्योंकि वो एक कट्टर विरोधी नेता है और साथ ही अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हमेशा विकासी परियोजनाएं और विकासी काम को आगे ले जाकर महिलाओं की सुरक्षित अपने राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित करवाना, ये कुछ प्राथमिकता है पीएम मोदी की। चलो तो खबरों में बढ़ेंगे आगे और जानकारी हम आपको देंगे अगली खबर पे। और बारामूला से खबर है जहां 12 घंटे चली मुठभेड़, 3 आतंकी इसमें ढेर हो गए हैं और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे दें कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में अब तक मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है और इसी को लेकर के बारामूला से खबर हम आपको बता रहे हैं और 12 घंटे में मुठभेड़ जिस तरीके से चली है, इन 12 घंटों में अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। और ये जो खबर आप इस वक्त देख रहे हैं ये अमर उजाला के पहले पन्ने पर इस खबर को जगह दी गई है और ये जानकारी दी गई है कि कैसे जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं आतंकवादी घुसपैठ को रोकने की कोशिश हमारे जवान भी कर रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त आपने देखी अमर उजाला के फ्रंट पन्ने की, ये दरअसल खस्ताहाल स्कूल की एक तस्वीर है। इसी स्कूल का सहारा लेकर के आतंकवादी स्कूल के इस इमारत के भीतर छुपे हुए थे। हालांकि जैसे इस बात की जानकारी हमारे सुरक्षा बलों को लगी उस दौरान ही यहाँ पर मुठभेड़ की स्थिति बनी और उसके बाद से यहाँ पहले बताया गया कि आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि उनकी तरफ ये ऑफर जरूर रखा गया था सुरक्षा बलों की ओर से कि वो सरेंडर करते, लेकिन सरेंडर पर बात नहीं बन पाई और यहाँ जब फायरिंग की शुरुआत की गई तो उसके बाद 12 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। इसमें 3 आतंकी कुल ढेर किए गए। ये भी जानकारी आपको दे दें कि फिलहाल ये बड़े हमले के फिराक में आतंकी बारामूला के स्कूल में छिपे हुए थे। मुठभेड़ कितनी जबरदस्त थी कि दीवारों पर गोलियों के निशान खुद बयां करते हुए दिखाई दिए, जो तस्वीरें अलग अलग अखबारों ने छापी है। और साथ ही देखिए टीआरएफ से जुड़ने का संदेह भी जाहिर किया गया है। दरअसल सूत्रों के ओर से दावा किया गया है कि मारे गए आतंकी टीआरएफ संगठन से जुड़े हुए थे और इनकी शिनाख्त शोपिया के जुनैद रशीद और गांदरबल के बिलाल और माहिर के तौर पर की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी इंतजार अभी भी किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी और भी कई ऐसे आतंकवादी हैं जो कि घाटी में छुपे वो हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में घाटी को दहलाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। लोग देखें और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां 12 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जी हां, और इलाके की घेराबंदी कर दी है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आज भी चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पट्टन के चक तापर क्रीरी में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली है। सुरक्षा बल तुरंत इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाएगी। सेना का दल जैसे ही आगे बढ़ा तो घिरते हुए देख एक खालिस्तान में स्कूल इमारत में छिपकर बैठे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी और सतर्क जवानों की जवाबदेही कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई और शनिवार तड़के ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं 3 आतंकियों को फिलहाल ढेर कर दिया गया है। तो बिल्कुल जैसे मेरी सहयोगी पूजा ये आपको जानकारी दे रही थी कि दरअसल ये खस्ताहाल स्कूल था जो कि यहाँ पर गोलीबारी के निशान हर किसी ने उसके बाद देखे जब इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जैसे इनपुट्स सुरक्षा बलों को मिली तो यहाँ पर आतंकवादियों को ढेर करने के बाद से भारी मात्रा में यहाँ हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है सुरक्षा बलों को। यानी कि न केवल ये घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकवाद किस तरीके से पनप रहा है, कैसे लोगों में एक बार फिर से भय का माहौल पैदा किया जा सके, जो 2014 के पहले नजर आता था। क्योंकि बीजेपी भी इस मुद्दे को बार बार उठाती रही है, लेकिन वहां के स्थानीय दलों का ये कहना है कि अब स्थिति ज्यादा
खस्ता हाल नजर आती है जम्मू कश्मीर की घाटी की, क्योंकि लोग अभी भी डरे समय हैं, जबकि स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि पहले के मुकाबले आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं। हालांकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस तरीके से जो घुसपैठ हो रही है अब तक, आखिर कौन वो लोग हैं, किनकी मंशा अब तक इसके पीछे छिपी हुई है, कि आखिर वो मंशा क्या है, ये जानने की कोशिश भी सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। पहाड़ों पर बारिश और बद्रीनाथ हाईवे बारिश के कारण बंद हो चुका है। हिमाचल में 41 सड़कों पर गिरा मलबा। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। तो देखिए, वापसी से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस गई है। पश्चिमी हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैदानी इलाकों में नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और सड़कों पर जलभराव हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते की पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में लोगों को बारिश से जूझना पड़ेगा और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सप्ताह में भी पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अलग सप्ताह हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है। तो फिलहाल ये अखबार की कटिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल देखिए अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से इस खबर को जगह दी गई है। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं कि भारी वर्षा से 7 की मौत हुई है, 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, 500 साल पुरानी एक मस्जिद भी इस दौरान ढह गई है। तो ऐसी जब खबरें सामने आती है तो आप ये भी कई बार सुनते होंगे कि किस तरीके से कई इमारतें धराशायी हो गई, क्योंकि जर्जर अवस्था में जो खासतौर पर इमारतें होती हैं उन्हें भारी नुकसान इस दौरान पहुंचता है। और क्योंकि हम पहाड़ों का जिक्र कर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। IMD की ओर से भी ये जानकारी साझा की गई थी। 15 सितंबर तक इसी तरीके से भारी बारिश का आलम लोगों को झेलना होगा पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर, और यहाँ तक कि वहाँ मलबा जिस तरीके से लगातार घरों के भीतर भी पहुँच जा रहा है, लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने की कोशिश भी जारी है। NDRF SDRF की टीमों को भी तैनात कर दिया गया। CM पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अधिकारी भी मौके पर तैनात रहें, मौजूद रहें और हर वक्त यानी 24 घंटे वो बिल्कुल एक्टिव मोड पर रहें, ताकि अगर किसी को भी मदद की जरूरत होती है तो उन तक समय रहते हुए मदद पहुँचाई जा सके। बिल्कुल, और देखिए बारिश से मेरठ में 3 मंजिला मकान वैसे भी गिर गया और 7 की मौत इसमें हो गई है। और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात के कारण मेरठ में जाकिर कॉलोनी में दूध कारोबारी का 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे के नीचे परिवार के तो देखिए परिवार के 6 बच्चे, 4 महिलाएं समेत 12 लोग दब गए। हादसे की सूचना के बाद से ADG से लेकर कमिश्नर, IG और SSP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और NDRF की टीम को बुलाया गया। तो 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद से पूरे परिवार सहित 7 लोगों को बाहर निकाला गया है। उनमें से मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान 7 की मौत बताई गई है। बिल्कुल, देखिए, और 7 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। गलियां छोटी होने की वजह से JCB मशीन या अन्य उपकरण अंदर नहीं जा सके। हाथ के कटर से लीटर को काट कर मलबा वहां से हटाया गया। तो देखिए फिलहाल यूपी के मेरठ के लोहिया नगर में शनिवार शाम 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में 6 बच्चे समेत परिवार के 12 सदस्य और 40 मवेशी दब कर रह गए। पुलिस और SDRF की टीम से ज़्यादा साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, परिजनों का ये कहना है। और देखिए इसमें अभी तक 7 लोगों की जान गई है। वहीं दबे 7 लोगों को निकालने का कार्य देर रात तक जारी रहा। पुलिस ने बताया कि जाकिर कॉलोनी में नफो नाम जो है वो नफो है और उनकी भी जान चली गई है। तो बिल्कुल अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर है, क्योंकि सेमीफाइनल में कोरिया से भिड़ेगी हॉकी की टीम। यानी यह खबर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ में अलग अलग अखबारों में खबर को जगह दी गई है।
तो भारत और पाकिस्तान हॉकी के मैदान पर एक बार फिर से एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लीग मुकाबले में दोनों टीमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हुलूनबुएर में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में भिड़ी है और कप्तान हरमनप्रीत सिंह के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए 2 गोल की बदौलत चैंपियन भारत ने अपना अपराजय अभियान जारी रखते हुए इसमें भी अपनी बढ़त बनाई है, जहां पाकिस्तान को 2-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं हॉकी टीम को लेकर के, और साथ ही ये कटिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, और साथ ही जब हेडलाइंस पर भी आप गौर करेंगे, यहाँ तक कि जो ये तस्वीर देखेंगे ये भारतीय मेंस हॉकी टीम की तस्वीर है। इंडिया रैली टू बीट पाक टेक ऑन कोरिया इन सेमीज, यानी कि जो सेमीफाइनल का मुकाबला था ये उसको लेकर के इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरीके से पूरी तरह पछाड़ दिया है पाकिस्तान को और अब अगला मुकाबला कोरिया के साथ होना है। बिल्कुल देखिए, और पाकिस्तान ने अहमद नदीम 8वें मिनट के गोल से बढ़त हासिल की, लेकिन हरमनप्रीत सिंह 13वें और 19वें मिनट में 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को जीत दिलाने में सफल रहे और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पहली हार थी। और इसी के साथ हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।